नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इसमें पढ़ा क्या जाता है। मैक्सिमम लड़कों को यही नहीं समझ में आता कि इसको कैसे याद करें, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल सामने दिख रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उन सब चीजों को समझेंगे और उन तमाम क्वेश्चंस को समझेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्लस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे ताकि आज के बाद आपसे अगर कोई भी पीरियोडिक टेबल्स के बारे में अगर कुछ भी पूछ दे तो आप गोली की तरह उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से पहले तो ये हमारा होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा कार्बनिक रसायन जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है हमारा अकार्बनिक रसायन जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन यहां पे बात आता है कि रसायन विज्ञान का सबसे पहले खोज किसने किया था, हमें ये देखना है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का हमारा जो खोज किया था, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देता है या कंपटीशन में पूछ देता है, लेवाशिये ने। ठीक है, तो केवल रसायन विज्ञान का खोज किसने किया था, लेवाशिये ने। अगर कार्बनिक रसायन के बारे में पूछा जाए कि कार्बनिक रसायन का खोज किसने किया था तो ये हमारा हो जाएगा वर्जीलियस। वर्जीलियस। ठीक है, थोड़ा नाम अजीब अजीब है क्योंकि ये सब हमारे अदर कंट्री के साइंटिस्ट हैं इसलिए। अब बात आता है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन का हमारा जो आविष्कार था या खोज किया था या बनाया था आप कह सकते हैं अल्फ्रेड बर्नर ने। ठीक है, तो अल्फ्रेड बर्नर ने। तो यहां से आपको याद रखने वाली पॉइंट है कि रसायन विज्ञान की खोज किसने किया था, लेवाशिये ने। रसायन विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट इज कार्बनिक रसायन, सेकंड इज अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को वर्जीलियस ने और अकार्बनिक रसायन को अल्फ्रेड बर्नर ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बैठते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि जो आपको ये पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आपको ये सामने पीरियोडिक टेबल छोटू सा दिख रहा है, अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को बड़ा करके कि एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें ये लाल नीला हरा गुलाबी दिख रही हैं वो एक्चुअल में है क्यों, कलर क्यों अलग अलग है, प्लस ऐसे ऐसे क्यों रखा गया है और किसी डिजाइन में क्यों नहीं रखा गया है, वो सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की तो दुनिया में कोई आया होगा। ठीक है, तो ये जो संसार बना तो कोई आया, कोई वैज्ञानिक आया तो देखा कि अरे बहुत सारे तत्व हैं, तो उसने सबसे पहले तत्व दिया, तत्व को नामकरण किया कि ये ऐसे है ये ऐसे है। तो वो सबसे पहले जो तत्वों का नाम स्टार्टिंग किया था देने के लिए, नामकरण के लिए, वो था हमारा त्रिक सिद्धांत। तो पूछता ये त्रिक सिद्धांत हमारा किसने दिया था, तो त्रिक सिद्धांत दिया था हमारा डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने। ठीक है, डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। और ये त्रिक सिद्धांत एक्चुअल में था क्या, तो त्रिक सिद्धांत के अंदर ये था कि जो अगर तीन हम तत्व लें तो मान लीजिए एक तत्व, दो तत्व और तीन तत्व लें तो दोनों किनारे वाले तत्व का परमाणु भार जोड़ के आधा कर दें तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार निकल जाता है। तो इसको बताया था हमारे डोबेराइनर ने, लेकिन ये फॉलो नहीं होता था हर तत्वों पे, इसीलिए इनका ये त्रिक सिद्धांत फेल हो गया। फिर हमारा आता है अष्टक नियम। अब अष्टक नियम किसने दिया था, तो अष्टक नियम दिया था हमारा न्यूलैंड जी ने। ठीक है, तो पूछ देता है अष्टक नियम कौन दिया था या न्यूलैंड ने कौन से नियम की खोज की थी, तो अष्टक नियम। अब अष्टक नियम के बारे में बात करें तो अष्टक नियम ये था कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में सजाएं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज परमाणु क्रमांक एंड व्हाट इज परमाणु भार द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या क्या होता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो अष्टक जी थे उन्होंने ये बताया था, ठीक है, अष्टक जी ने नहीं, सॉरी, जो अष्टक नियम दिए थे यानी कि न्यूलैंड जी ने ये बताया था कि अगर तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो जो आठवां तत्व होगा उसकी जो संरचनाएं होंगी वो समान होंगी, मतलब हर आठवें तत्व की जो संरचनाएं होंगी वो समान होंगी। लेकिन ये सब पे लागू नहीं हो पाया, इसलिए इनका भी ये फेल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा आवर्त सारणी का जनक। आवर्त सारणी का जनक मतलब किसने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, शुरू में बनाया था फिर उसमें संशोधन किया गया क्योंकि ये अच्छे से फॉलो नहीं करता था। तो जो आवर्त सारणी का हमारा जनक है वो बोला जाता है मेंडलीफ को। तो याद रखिएगा मेंडलीफ जो थे वो केवल आवर्त सारणी के जनक थे। अब इनका मेंडलीफ का फेल हो गया। क्यों मेंडलीफ का फेल हो गया, बिकॉज क्योंकि इन्होंने जो तत्व रखे थे ना, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे थे। लेकिन ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे थे तो सारे तत्वों के लिए ये रूल फॉलो नहीं करता था, आगे जाके कुछ तत्वों में ये गड़बड़ हो जाता था। इसीलिए मेंडलीफ का जो हमारा आवर्त सारणी है वो इन्हीं दोषों के कारण फेल हो जाता है। बात आता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं या जो आपको ये सीधे डायग्राम दिख रहा है, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो खोज की थी ये की थी मोजले जी ने। किसने, मोजले जी ने। ठीक है, मोजा ले ले ऐसे याद कर सकते हैं, मोजा ले ले याद करने के लिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, मोजले जी ने। ठीक है, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहले सन देख लेते हैं। तो जो मेंडलीफ ने था इन्होंने
इसको बनाया था 1869 ईस्वी में। तो पूछ देता है कभी कभी कि जो आवर्त साड़ी थी वो कब बनाई गई थी, तो केवल आवर्त साड़ी बोले तो 1869 में। जब बोल दे कि आधुनिक आवर्त साड़ी कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1913 में, और किसके द्वारा, मोजले के द्वारा। तो इस चीज में कंफ्यूजन मत करिएगा कि व्हाट इज आवर्त साड़ी एंड व्हाट इज आधुनिक आवर्त साड़ी। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉकों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ब्लॉक की संख्या। ब्लॉक क्या होता है, ये जितना आपको सामने हमारा दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें ना आप ये वाले, ठीक, ये वाला पूरा इलाका, मतलब ये पूरा एक इलाका है, ठीक है, जहाँ पे मैं ये पेन से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पूरा इलाका को बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। और ये जो पूरा हमारा इलाका है, ठीक है, मतलब इलाका होता है ना भैया, ये हमारा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है, तो इस इलाके को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, और ये जो हमारा पीला पीला दिख रहा है, ठीक है, इस इलाके को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे इलाके को डी ब्लॉक। ठीक, डी ब्लॉक। और जो ये हमारा नीचे वाला ये वाला इलाका है, ये पूरा इलाका, ठीक है, ये जो दो लाइनें हैं, इन इलाके को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक, तो आप याद कर लीजिएगा कि जो हमारे आवर्त साड़ी में है टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, और 4 ब्लॉक्स में हमारे इधर वाले को एस ब्लॉक, इधर वाले को पी ब्लॉक, बीच वाले को डी ब्लॉक और नीचे वाले को एफ ब्लॉक बोला जाता है। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, और अब ये जो देख रहे हैं ना रंग बिरंगे, तो रंग बिरंगे आपको जैसा पीरियोडिक टेबल देखें, जैसा मार्केट से खरीदें, तो सब में अलग अलग होता है। मेन आपको यहाँ पे चीजें देखनी होती हैं, वहां पे संकेत रूप में बताया होता है कि हमने देखिए ये कलर किया हुआ है, तो कलर से इसका मतलब ये धातु है, इसका मतलब करने से ये इस प्रकार की धातु है, मतलब उसमें नाम लिखा होगा। ठीक है, और बता दें कि कोई भी अगर हमारा तत्व है, ठीक है, तो कोई भी तत्व का जो ऊपर लिखा होता है ना, वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, बोले तो परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या इसी को हम लोग परमाणु संख्या भी बोलते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जो नीचे वाला होता है जस्ट उसका लगभग दोगुना या थोड़ा सा दोगुना से ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, या इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु भार। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। कभी कभी एग्जाम में परमाणु भार बोल देता है, कभी कभी द्रव्यमान संख्या बोल देता है, कभी कभी परमाणु क्रमांक, या कभी कभी परमाणु संख्या बोल देता है। ठीक है, तो इतने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और बीच वाला ये हमारा तत्व का संकेत होता है। ठीक, आइए, जैसे ये हमारा सी सीरियम का संकेत होता है। नेक्स्ट बढ़े तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे। तो यहां से एकदम थोड़ा सा आप सचेत हो जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी, सारी चीज आपके यहीं एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही मैं आपको बताऊंगा। तो बात आता है कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व हैं। तो ये जितने भी आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है ना, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे ये लास्ट जा रहा है। तो लास्ट यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे छोटू सा लिखा हुआ है, उस पर 118। तो कुल तत्व पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं, तो कुल भैया जी तत्व होते हैं 118। ठीक है, याद कर लीजिएगा कितने होते हैं, 118। अब देखिए 118 को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, 118 को 2 भागों में। पहला बांटा गया है प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व, और दूसरा बांटा गया है कृत्रिम तत्व। अब ये प्राकृतिक और कृत्रिम तत्व का क्या मतलब है, देखिए प्राकृतिक तत्व का मतलब है हमारा कि ऐसे तत्व जो पहले से हमारे पृथ्वी में, ठीक है, मतलब हमारे पर्यावरण में पहले से मौजूद हैं, उनको प्राकृतिक तत्व बोलते हैं। कृत्रिम तत्व ऐसे तत्वों को बोलते हैं जो हमारा प्रयोगशाला में प्राकृतिक तत्वों के उपयोग से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम तत्व। ऐसे समझिए, जो पेड़ हुआ हमारा वो प्राकृतिक तत्व हो गया, और पेड़ से हम लोग क्या बनाएं, सूखी लकड़ियों से टेबल ब्रेंच बना दें, तो वो क्या हो गया, कृत्रिम तत्व हो गया। मतलब जो पहले से मौजूद है भगवान जी के द्वारा, ठीक है, नेचर के द्वारा, दैट इज नेचुरल एलिमेंट, जिसको प्राकृतिक तत्व बोलेंगे। और जो हम लोग बनाते हैं प्रयोगशाला में, या वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट, यानी कि कृत्रिम तत्व। अब बात आती है कि 118 में तो हो गए 2 भागों में, प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व। अब प्राकृतिक तत्व हमारे टोटल होते हैं 94, और कृत्रिम तत्व हमारे होते हैं 24। जोड़ेंगे तो देखिए 118 आ जाएगा। ये जोड़ते हैं 94 और 24, तो कितना हो गया, 4 4 8 और 9 2 11। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 118 तत्व। ये तो हो गया प्राकृतिक और कृत्रिम तत्व में। अब फिर से हम लोग 118 तत्वों को बांटेंगे 3 भागों में। 3 भागों में इसको बांटेंगे, और ये 3 से भाग हमारे कौन से होंगे, पहला हो जाएगा धातु, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल। दूसरा हमारा हो जाएगा अधातु, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नॉन मेटल। और तीसरा हमारा हो जाएगा उपधातु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटलॉइड्स।
ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स यानी कि धातु, अधातु, उपधातु। अब 118 तत्वों में कुल हमारी जो धातुओं की संख्या है वो हो जाती है 91, मतलब मेटल्स की संख्या 91, नॉन मेटल्स की संख्या हमारी 20 और उपधातु की संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन में, एमसीक्यू में, कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व, तो 118 हो गए। कुल कितने प्राकृतिक तत्व, 94। कुल कितने आर्टिफिशियल तत्व, कृत्रिम तत्व, 24। कुल कितने धातु होते हैं यानी कि मेटल्स, 91। कुल कितने अधातु होते हैं यानी कि नॉन मेटल्स, 20। कुल कितने उपधातु होते हैं यानी कि हमारे मेटलॉइड्स होते हैं वो हमारे होते हैं 7। अब इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा कि कैसे बता सकते हैं किसी भी तत्व को कि वो धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। कैसे, अगर मैंने नाम ले लिया आर्सेनिक, नाम ले लिया हमने प्लेटिनम, नाम ले लिया मैंने कार्बन, तो कैसे पता चलेगा कि जो मैंने तीनों नाम लिया है आर्सेनिक, प्लेटिनम, कार्बन, इसमें कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है और कौन सा अधातु है। एकदम छोटा सा ट्रिक होता है जिससे आप कोई भी अगर नाम लेता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड्स है। तो उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया इधर। अब आ जाइए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कुल आवर्तों की संख्या। अब ये आवर्त वर्ग क्या है, देखिए ये जो आपको सामने पीरियोडिक टेबल दिख रहा है यहाँ पे, तो आवर्त जो होता है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे जो लाइनें चल रही हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली लाइनें नहीं है, ये जो लाइंस है ना ये यहीं से निकली हैं। देखिए ये वाली लाइन ही निकली हैं, यहाँ पे अट नहीं रहा था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रख नहीं पा रहे थे, इसीलिए इसको क्या हुआ अलग से नीचे लिख दिया गया है। तो ये अलग से नहीं है, यही इसी लाइन है, बस वहाँ पे अट नहीं रहा था इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो टोटल कितनी हो गई 7। और इसी लाइन को, मतलब ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि जो पट लाइन है, ठीक है, एकदम आखिरी तक, यहाँ से लेके यहाँ आखिरी तक, ऐसे जो ये लाइन्स हैं, ठीक है, तो इन्हीं लाइन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो पूछा जाता है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो देखिए आवर्त में त लगा हुआ है ना, आवर्त तो त से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए 7 में भी त लगा है, यानी कि 7 पीरियड होते हैं। अब आता है कुल वर्ग की संख्या। वर्ग क्या होती है, तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा दूं, 1 मिनट, 1, ठीक है, आपका ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जो आपको ये सीधी सीधी लाइन से दिख रही है ना, मतलब जिसको आप वर्टिकल लाइन बोलेंगे, सीधी सीधी लाइन खंबे की तरह, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वर्गों की संख्या, और इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्गों की संख्या होती है या कितने ग्रुप की संख्या होती है, तो टोटल हम लोग कितना गिने, 18। तो ये कितनी हो गई हमारी, 18। ठीक है, मतलब इससे क्या पता चला, 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं, यानी 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और कैसे पीरियोडिक टेबल में कहाँ कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है कि जो आवर्त हम लोग 7 पढ़े हैं, ठीक है, टोटल आवर्त हम लोग कितने पढ़ लिए हैं, 7। 7वें आवर्त में देखिए ये तत्व रखे हुए हैं। देखिए इस आवर्त में इधर एक ठो और इधर तत्व है, इस आवर्त में ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक ये तत्व है। ठीक है, इस आवर्त में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तत्व है, और इस आवर्त में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तत्व है, इस आवर्त में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस आवर्त में भी यहाँ तक, और इस आवर्त में भी हमारा पूरा यहाँ तक तत्व है। मतलब ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6वां आवर्त, 7वां आवर्त। तो पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, देखिए एक ठो यहाँ पे है और एक ठो यहाँ पे है, तो कितने तत्व हो गए, 2। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तत्व हैं। मतलब ऐसे आप गिनते जाएंगे ना तो आपको मिलेंगे 2 8, ठीक है, 18 18 32 32। तो टोटल कितने आपको तत्व मिल जाते हैं हमारे हर आवर्त में। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, चौथे में 18, 5वें में 18 और 6वें में 32, और शेष जितने भी हो जाते हैं वो 7वें में लगभग 32 या उससे ज़्यादा हमारे तत्व हो जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि पूछ देगा कि 5वें आवर्त में कुल तत्व कितने होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप इजिली बता सकते हैं और कैसे गिनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग।
अब बोल रहा है कि ये जो हमारे आप देखें ना वर्ग, टोटल कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, यानी 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होती हैं जिनको याद कर लेना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये तत्व बताइए कौन से ग्रुप में है। जैसे बोल देगा पोटेशियम बताइए कौन से ग्रुप में आता है, बोल देगा एल्युमिनियम बताइए कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है, हीलियम कौन से ग्रुप में आता है। तो इन सब ग्रुप को याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं, उन्हीं ट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण वर्गों को याद रखने की ट्रिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 हमारा कौन सा है, ये है हमारा ग्रुप 1, इसके नीचे वाला। तो देखिए इसको याद करने का, इसमें जितने भी ये तत्व है ना, ये वाले तत्व, जितने भी ये तत्व हैं ये वाले, इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। इसको ग्रुप 1 बोलेंगे, ठीक। हलीना की रब से फरियाद। तो देखिए ह से हमारा हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, की के से हो गया पोटेशियम, रब आर बी से हो गया रुबिडियम, से हो गया हमारा सीजियम, और फरियाद एफ से हो गया फ्रांसियम। मतलब एच से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और यहाँ पे रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। देखिए यही सब है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 के तत्वों को याद रखने की ट्रिक। नेक्स्ट ग्रुप 2 यानी कि ये वाले, इन तत्वों को याद रखने का क्या हमारा तरीका है। तो इन तत्वों को याद रखने का हमारा तरीका है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मतलब एक बेटा है, बोल रहा है कि भैया जी पापा मुझको ये आप कार स्कूटर देंगे तो भैया हम पढ़ने जाएंगे। तो वही हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। तो देखिए बेटा बीई, बे से बीई बेरिलियम, फिर यहाँ पे मांगे, मांगे से हमारा हो जाएगा Mg मैग्नीशियम, Ca से हमारा हो जाएगा कैल्शियम, Sr से स्ट्रॉन्सियम और Ba से बेरियम, ठीक है। ये Ba है बेरियम, और यहाँ पे बेरिलियम का Be हो जाएगा, और Ra से हमारा हो गया रुबिडियम, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, Be से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Sr से स्ट्रॉन्सियम, Ba से बेरियम और Ra से रुबिडियम। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वर्ग 2 है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट, ये बीच वाला छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच वाला थोड़ा टफ होता है याद करना, और उतना एग्जाम दृष्टि से नहीं इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अब आते हैं ये 13वें में, ठीक है, ये 13वां। तो 13वें में बात करें तो ये आपको जितना भी ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाले तत्व, तो इसको याद रखने का क्रम है, बैंगन गाजर आलू इन थैला। बैंगन बी से बोरान, बैंगन, ठीक है, एक मिनट, बैंगन आलू गाजर, पहले ये आलू रहेगा, गाजर नहीं रहेगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। आज से हमारा हो जाएगा आलू से एल्युमिनियम, ये पहले रहेगा, फिर गाजर से Ga रहेगा हमारा, ठीक है, गैलियम, इन से इंडियम, और Ti से Tl से हमारा थैलियम, ठीक है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, यहाँ पे देख लीजिए बोरॉन, फिर हमारा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइलेनियम, ठीक है। नीचे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। नेक्स्ट बात करते हैं 14वें के। तो 14वां हमारी हो जाएगा ये वाला, इसको बोलते हैं 14वां। और इसको कैसे आप याद रखेंगे, 14 ग्रुप को याद रखने का तरीका है हमारा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। पूछा जा रहा है भैया कौन सी गीता स्नेहा प्रभा के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता। तो कौन सी, सी से हमारा कौन, कौन से हमारा हो गया सी, और सी से हो गया SI, और गीता से हो गया GE, और SN से हो गया, स्नेहा से हो गया SN, और प्रभा से हो गया PB। कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, मतलब यहाँ पे देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN से टीन, PB से हमारा क्या हो गया लेड। बस इतना याद रखना है, कौन सी गीता स्नेहा और प्रभा। अब बात करते हैं 15वां। तो 15वां हमारा है ये, इसको बोलते हैं 15वां ग्रुप, यानी कि 15 हमारा वर्ग हो गया, 15 वर्ग हो गया। और ये ना पी ऐसे सबके बीच, मान लो कोई खूब टल्ली है पी के, तो उसको बोलना ना पी भैया ऐसे सबके बीच। तो ना पी सबके ऐसे सबके बीच, तो ना से N, पी से P, ऐसे का AS, और सबके का SB, और बीच का हमारा क्या होगा BI, ठीक है। तो ना पी सब ऐसे सबके बीच, ना से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, AS से एसिबनी, SB से एस्बिनियम, बी से हमारा बिस्मथ। तो ये हो गया ना पी ऐसे सबके बीच। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ग 16 यानी कि ग्रुप 16, ठीक है। तो ये हमारा है वर्ग 16 और इसी को बोलते हैं ग्रुप 16। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का तरीका है हमारा उससे टूपो, उससे टीपो। टीपो माने मतलब जब एग्जाम में नकल करते हैं ना तो उसको बोलते हैं टीपना, ठीक है। नकल माने को टीपना बोलते हैं, टोपना या टेपना, ठीक है। तो ओ से ओ, ठीक है। से हमारा हो गया यस, और उ से उ स यहाँ पे छूट गया है, उ से हो गया हमारा एस, से का हो गया SE, टी से हो गया TE,
और पो से हो गया PO। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, Se से सेलेनियम, T से टाइलेनियम और PO से पोलेनियम, ठीक है, तो उस से टीपो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट हमारा है 17वां, तो 17वां हमारा ये हो गया। और 17वें ग्रुप में यानी कि 17 वर्ग में हमारा क्या आ जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। एक आंटी हैं जो काफ़ी सुंदर हैं, जो बार बार बाहर नहीं निकलती हैं ताकि न तो धूप में काली हो जाएंगी। तो कोई देख रहा है लड़का, बोल रहा है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो फिर F से, फिर से हमारा हो गया क्या चीज़, F। कल से हमारा हो गया क्लोरीन, बाहर से हमारा हो गया Br यानी कि ब्रोमीन, और I से आयोडीन, और आंटी से एंटीमनी यानी कि AT, ठीक है। तो वही ये चीज़ है, देखिए F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन और AT से एंटीमनी, ठीक। अब आ जाइए लास्ट हमारा ग्रुप जो हो गया 18वां। तो 18वां हमारा ग्रुप जो है जिसको लास्ट ग्रुप बोलते हैं, तो ग्रुप 18 हमारा ये रहा लास्ट, ठीक है। तो लास्ट जो ग्रुप है इसके बारे में क्या है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। मतलब हीना, नीना और करीना नाम की 3 लड़कियां हैं, जब इनका एक्सरे निकलवाया गया तो काफ़ी कलरफुल आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सुंदर थी। तब देखिए हीना से हमारा हो गया He हीलियम, नीना से हो गया Ne नियॉन, और से हो गया Ar, करीना से हो गया Kr क्रिप्टॉन, और एक्सरे से हो गया Xc, और रंगीन से हो गया आर्यन यानी कि रुबिडियम, ठीक है। तो आगे हमारा आ जाइए यहाँ पे शायद मैंने गलत बता दिया था, यहाँ पे रेडियम होगा, ठीक है। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, अगर थोड़ी बहुत छोटी मिस्टेक हो तो उसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा नाम बोलने में थोड़ा सा जबान फंस जाते हैं, अजीब अजीब नाम होते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 18 का हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, ठीक है, इतना बस आपको याद रख लेना है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या है। तो टोटल मैं बता दिया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 118 तत्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला तत्व कौन सा है, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो पहला तत्व है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, H से। H बोले तो हाइड्रोजन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा H, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था एंड दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। मतलब ये जो तत्व हैं, हाइड्रोजन के बाद हमारा हीलियम हुआ, हीलियम के बाद ये लिथियम हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सोडियम, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम। तो बोल रहा है ये किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। 2 क्रम होता है, एक होता है हमारा परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, और एक हमारा होता है परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो किसके क्रम में रखा हुआ है, परमाणु क्रमांक, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, या इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। तो तीनों नाम एक ही चीज़ है, इंग्लिश में है, बाकी 2 हिंदी में नेम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि टोटल देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज S ब्लॉक, ओके, इसको S ब्लॉक बोलते हैं, और इधर वाला जो हमारा है इसको P ब्लॉक बोलते हैं, और ये बीच में येलो येलो डर्टी फेलो जो देख रहा है इसको D ब्लॉक बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज इसको हम लोग यप ब्लॉक बोलते हैं। तो टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, S, P, D एंड यप। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व, ठीक है, ये संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे हुए हैं। तो ये हमारे जो संक्रमण तत्व हैं ये रखे गए हैं हमारे ब्लॉक D में। मतलब ये जो येलो येलो डर्टी फेलो दिख रहा है यही करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा कि संक्रमण तत्व ब्लॉक D में रखे हुए हैं। संक्रमण तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत जल्द ही रिएक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया था आपको आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल, ठीक है, 18 ग्रुप तथा 7 पीरियड होते हैं, यानी कि 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था ये आपको कि ये बोल रहा है कि 17वें समूह में को किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए ये लास्ट वाला समूह हमारा 18वां कहलाता है और ये हमारा 17वां है। तो इस 17वें समूह को ना हम लोग बोलते हैं हाइलोजन। इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे, इसका हो जाएगा D ब्लॉक, ठीक है, D ब्लॉक। तो ये हमारा हो जाएगा हाइलोजन। किस नाम से जाना जाता है, हाइलोजन से नाम से जाना जाता है। अब हाइलोजन एलिमेंट के कभी कभी नाम पूछ देता है, तो ये 17वें में आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एंटीनियस ऐसे कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हो गई हाइलोजन। नेक्स्ट है
आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब बोल रहा है जो ये एलिमेंट्स हैं हमारे 17वें में, ठीक है, ये एलिमेंट है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसकी करेक्ट जो आंसर हो जाएगी 7। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7। और इससे ही रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन समूह की संयोजकता यानी कि वैलेंसी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो संयोजकता या वैलेंसी कितनी होती है। तो आप याद कर लीजिएगा, जो हाइड्रोजन समूह है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप है जो 17वां हमारा ग्रुप है, उसकी जो संयोजकता होती है दैट इज 1, यानी कि वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको किसी का भी अगर वैलेंसी पूछ दे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन सी समूह में आती है। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस, या इसको हम लोग नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीनों नाम एक ही चीज़ है, नोबल गैस, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस। तो देखिए ये जो अक्रिय गैस है ना, ये हमारी आती है लास्ट वाले, एकदम लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाली जो ग्रुप है माफ करिएगा, ये तो ये जो पूरे एलिमेंट है ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस या नोबल गैस या इनर्ट गैस। तो कौन से हमारे ग्रुप में आती है, 18 में। लेकिन कभी कभी पूछ देता है बताइए अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट नोबल गैसेस जो बार बार पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते ही हैं, ठीक है। मैंने इसका आपको ट्रिक भी बताया था कि हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, और भी सारे एलिमेंट के मैंने ट्रिक्स बताए थे आपको पिछले वीडियो में जो आपको याद होंगे, ठीक। इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस है यानी कि जो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, द वैलेंसी ऑफ द इनर्ट गैसेस आर 0, कितनी होती है, दैट इज 0। तो आप याद कर लीजिएगा जितने भी अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैस की कहने का मतलब ऐसे गैसें हैं जो किसी भी रिएक्शन में क्या करती हैं, भाग नहीं लेती हैं, मतलब कोई भी क्रिया नहीं दिखाती हैं, ठीक है, अभिक्रिया नहीं शो करती हैं, उसको बोलते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछ रहा है, बोल रहा है कि सबसे हल्की अक्रिय गैस। तो देखिए अक्रिय गैस बोल दिया तो अक्रिय गैस इसी में से होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन में, लेकिन यहाँ पे हल्की बोल दिया तो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, हीलियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका हीलियम। ओके, तो हीलियम हमारी सबसे हल्की अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, रुक जाइए थोड़ा इसे मिटा लूँ, चलिए देखते हैं। बोले हमारा यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है। तो जो सबसे हल्का धातु होता है फ्रेंड्स दैट इज लिथियम, ठीक है। तो लिथियम जो हमारा होता है सबसे हल्का धातु होता है, ठीक है, इसका सिंबल होता है Li, ठीक है। तो लिथियम का संकेत Li और सबसे हल्का धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस। अब देखिए यही सब अक्रिय गैस है, लेकिन बोल रहा है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो मैं बता दूं ये आपकी है आर्गन गैस। कौन सी, आर्गन, AR से आपकी हो गई आर्गन गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये कितनी पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। और आपको बता दें कि जो हमारे नेचर है उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हमारा ऑक्सीजन, और फिर हमारा आर्गन, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु का नाम बताइए। बोला सबसे भारी धातु कौन सा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, दिस इज ओस्मियम, ओस्मियम, ठीक है। इसको किस ओस्मियम बोलते हैं और इसको OS लिखा जाता है, सिंबल इसका OS। नेक्स्ट काला धातु किसको बोलते हैं, तो दैट इज वेरी इजी, काला धातु हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट को। ये ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपके पेंसिल में लगा होता है ना ब्लैक कलर का, दैट इज ग्रेफाइट। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु, मतलब ऐसी धातु जो जिसको धातु तो बोलते हैं बट वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो वो हमारी कौन सी होती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, वो हमारी होती है मरकरी, ठीक है। क्या होती है ये हमारी मरकरी होती है, जिसको हम लोग हिंदी में पारा भी बोलते हैं, और जिसका सिंबल होता है, संकेत होता है Hg। तो तीनों आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में भी लिख देता है, हिंदी में भी लिख देता है, या उसका सिंबल फॉर्म में भी लिख देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु। यहाँ पे धातु थी, ठीक है, और यहाँ पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है हमारा द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसका सिंबल जो होता है हमारा Br होता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर बार एग्जामिनेशन में पूछी ही जाती
हैं। नेक्स्ट बात करें तो बोल रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पूरा ब्रह्मांड में, ठीक है, मतलब पूरा आकाश पाताल सब एक कर दीजिए, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला हमारा तत्व पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पहला नंबर पे आता है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर दूसरे नंबर पे हीलियम पाया जाता है, और फिर तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है दैट इज ऑक्सीजन। क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन, यानी कि O, ठीक। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे मात्रा में पाए जाने वाली धातु, तत्व नहीं पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है, तो धातु हमारा होता है एल्यूमिनियम, यानी कि Al। ओके, तो ये सब क्वेश्चन में डाउट मत रखिएगा कि ब्रह्मांड में पूछे तो हमारा हाइड्रोजन सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद हीलियम, फिर ऑक्सीजन। अगर पृथ्वी पर पूछे तो ओनली ऑक्सीजन, और अगर पृथ्वी पर सबसे मात्रा धातु पूछे तो एल्यूमिनियम, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित होता है, मतलब जो हम लोग हैं, ठीक है, मनुष्य है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है हम लोग के अंदर, तो हम लोग के अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, तो दिस इज ऑक्सीजन। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व पूछता है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो दैट इज सोना एंड चांदी, यानी सोना का संकेत होता है Au एंड चांदी का संकेत होता है Ag, जिसको गोल्ड एंड सिल्वर भी बोलते हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व, इसका मतलब हुआ ऐसे तत्व जिसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, इसको बोलते हैं सबसे अधिक विद्युत का सुचालक तत्व कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, चांदी होता है, सिल्वर, ठीक है, जिसको Ag भी बोलते हैं या सिल्वर बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऐसे तत्व जिसमें विद्युत ऋणात्मकता, निगेटिव पावर, जब निगेटिव जो पावर्स होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फ्लोरीन। क्या है हमारा, फ्लोरीन। ओके, तो ये हमारा फ्लोरीन हो गया। नेक्स्ट इसका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व, तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व हमारा होता है सीजियम, ठीक है, सीजियम होता है, जिसको हम लोग CS सिंबल में लिखते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस, तो ये तो सबको बच्चे को पता होता है, ये हमारा होता है नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है, कहीं कहीं पे 78 या 79% लिखी रहती है, ठीक है, तो इसके आसपास। दूसरा हमारा होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21% नियर अबाउट। और तीसरे नंबर पे हमारा होता है आर्गन, आर्गन कितने परसेंटेज, 0.93%। ओके, और चौथे नंबर पे हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, जो होता है 0.03%। तो ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए आर्गन कितने परसेंटेज पूछे आते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज आते हैं, या असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग से असेंडिंग यानी ऑर्डर में दे देता है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में गैसों को दर्शाइए।